नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं 65 का भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ। इस युद्ध को भारत सरकार ने सेलिब्रेट किया, लेकिन भारत के मीडिया ने सीना मर्डर मिस्ट्री में ही अपने टीवी स्क्रीन को बिजी रखा और इस युद्ध के शौर्य को देश के सामने नहीं रखा। देश के रक्षा मंत्री ने इस चिंता को जब व्यक्त किया तो हमने तय किया कि हम इस पर बिंदास करेंगे और आपके सामने जो भारत पाक 65 का युद्ध हुआ था जिसमें हिंदुस्तान की जीत हुई थी, उस युद्ध को, उसके शौर्य को आपके सामने लेकर आएंगे। आज के बिंदास में यही है मुद्दा। आपकी प्रतिक्रिया और हमारे विशेष अतिथियों के पास चलने के पहले मुद्दे को देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पाखंड की। 50 साल पहले लड़े गए भारत पाकिस्तान के उस युद्ध की, जिसमें भारतीय सेना ने अपनी वीरता दिखाते हुए जीत हासिल की थी, जिसमें देश के कई वीर जवान मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए थे। जी हम बात कर रहे हैं 1965 में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध की, जिसमें पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी। भारत पाक बंटवारे के समय से ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकत होती रही है। बार बार पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। इसी तरह 1965 में भी पाकिस्तान छिपकर कश्मीर पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर पाक पर ही चढ़ाई कर दी और पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दिया। 1965 का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसे लेकर पाकिस्तान दुनिया भर के सामने लगातार झूठ ही पेश करता रहा है। फरेबी पाकिस्तान लगातार अपनी जीत का झूठा ढिंढोरा पीटता रहा है, लेकिन सच को कितना भी छुपाया जाए वो बिना कहे ही जग जाहिर हो जाता है और पूरी दुनिया जानती है कि केवल 1965 में ही नहीं बल्कि हर युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। भारत सरकार ने बीते 28 अगस्त को आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर तक 1965 में मिली जीत के जश्न की घोषणा की है, जिसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शहीदों को याद किया। लेकिन विडंबना देखिए, विजय दिवस की घोषणा को भूल करीब करीब सभी मीडिया संस्थानों ने इस खबर की तिलांजलि दे दी और सब के सब एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में ही लगे रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि देश के वीरों को सम्मान देने के लिए हमें अपील करनी पड़ती है? ऐसा क्यों होता है कि 1965 के युद्ध में मिली जीत को हम भूल जाते हैं? आखिर ज्यादातर मीडिया वीरों की शौर्य गाथा को दिखाने पर मौन क्यों धारण किए हुए हैं? आज हम देश के सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि हमारा मीडिया आखिर क्यों वीर सैनिकों के शौर्य पर मूक दर्शक बना हुआ है। इस शौर्य को हम समझते हैं कि ये हमारे सैनिकों का कैसा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन था। देखिए, चीन से हार को अभी 3 साल भी नहीं गुजरे थे। भारतीय सेना अभी अपना मनोबल जुटा ही रही थी। ऐसे में ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के खराब हालात थे, गरीबी और भुखमरी अपने चरम पर थी। सेना के पास आधुनिक हथियारों की कमी। पाकिस्तान के लिए ये सुनहरा अवसर था। ऐसे में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में मई और जून के महीने में हमला बोल दिया। यहाँ दोनों देशों के बीच कोई सीमा विवाद नहीं था। पाकिस्तान ने भारत के एक इलाके कंजरकोट को हथिया लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत को जून महीने में समझौता करना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत को 75 स्क्वायर मील जमीन गंवानी पड़ी। ऐसे में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तीखी आलोचना शुरू हो गई। संसद में शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पाकिस्तान के शासक अयूब खान ने समझा कश्मीर को हथियाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करा दी। 1 सितंबर को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत कश्मीर के छंब में तोपों से भारी हमला कर दिया, जिसका रणनीतिक रूप से काफी महत्व था। छंब का इम्पोर्टेंस यही था कि वो एक डोमिनेट करती है उस मतलब आपका जो मेन रूट है आगे जम्मू कश्मीर को, वहाँ से उसको आप एक बारी अंदर जाते हैं तो आप
वो चिकन नेक के जरिए सप्लाई रूट को बंद कर सकते हैं। हैवी आधुनिक हथियारों के साथ पाकिस्तानी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। हमारी पैदल सेना को सीमित हथियारों के दम पर टिक पाने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में रक्षा मंत्री वाईबी चौहान ने सेना को हवाई हमले की इजाजत दे दी। ये अटैक आया था छम सेक्टर में, तो जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जन सिंह, तब एयर मार्शल, अब मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह, डिफेंस मिनिस्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा मार्शल अर्जन सिंह से कि कितना टाइम लगेगा एयरफोर्स को तैयार होने में। उन्होंने कहा आधा घंटा, और 1 घंटे के अंदर जो है उन्होंने ये बहुत पुराना जहाज़ होता था 1948 में जो जेट्स हिंदुस्तान में आए थे, वैम्पायर्स, वो लॉन्च किए। हवाई हमला ही कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाने से रोक सकता था। ऐसे में बिना कैबिनेट की अनुमति के हवाई हमले की इजाजत देना बड़ी बात थी। 1 घंटे के अंदर ही भारत ने हवाई हमला कर दिया। भारतीय सेना के पैर उखड़ने से बच गए। उधर कुछ ही समय के लिए सही, पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत कश्मीर में झोंक रखी थी। ऐसे में कश्मीर को बचाना नामुमकिन लग रहा था। आधी रात को सेना प्रमुख जनरल चौधरी और शास्त्री की मुलाकात होती है। यहां लड़ाई का दूसरा मोर्चा खोलने पर मुहर लगती है। भारतीय सेना ने लाहौर की ओर से दूसरा मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं थी। देश और विदेश में कमजोर प्रधानमंत्री कहे जाने वाले शास्त्री का यह बड़ा निर्णय था। उनके इस फैसले ने लड़ाई की दिशा बदल दी। सियालकोट में भयंकर युद्ध हुआ। गोला बारूद के धमाकों से आसमान में सिर्फ धूल ही धूल दिख रही थी। दोनों देशों के करीब 400 टैंक आग उगल रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के करीब 97 टैंकों को नष्ट कर दिया और करीब 30 पैंटन टैंकों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना लगातार पंजाब की सीमा लांघकर लाहौर तक पहुंच गई। कश्मीर के हाजीपीर इलाके पर भी भारत का कब्जा हो गया। सियालकोट को कभी भी भारतीय सेना अपने कब्जे में ले सकती थी। इसी समय यूएनओ ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। हमने आपको दिखाया कि युद्ध कैसे शुरू हुआ। अब हम हमारे साथ जो विशेष अतिथि स्टूडियो में मौजूद है उनके पास चलते हैं। आरबी शर्मा हमारे साथ है, पूर्व ब्रिगेडियर, साथ में हमारे साथ है पूर्व ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। मिश्रा जी, भारत के मीडिया ने भारत के शौर्य को, हिंदुस्तान के शौर्य को जो दिखाना चाहिए था वो ना दिखाकर एक मर्डर मिस्ट्री को जिन लोगों ने अपने टीवी चैनलों से जो परोसा वही अपने घर में भगवान ने उनको भोगने के लिए दिया, उस मिस्ट्री को दिखाया, लेकिन हिंदुस्तान के शौर्य को नहीं दिखाया। यहां से हम शुरुआत करेंगे और फिर आगे शौर्य की बातों पर जाएंगे। मीडिया की इस रुख पर अब क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूं कि हमारी जो सुरक्षा है और हमारी जो स्वतंत्रता है, इसको कितने सेक्रीफाइस के बाद कब कब भारतीय सेना ने, भारतीय लीडर्स ने और भारत की जनता ने क्या क्या माजी में, पूर्व में किया है, इसका एक रिमाइंडर हमेशा होना चाहिए। क्योंकि आज की जो हमारी पीढ़ी है, आज की पीढ़ी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम इस सुरक्षा को किस तरीके से कायम रखें, क्योंकि इसके लिए बहुत बलिदान हुए हैं, इसके लिए बहुत खून बहा है और ये बहुत आवश्यक है। और रिमाइंडर इसलिए होना चाहिए क्योंकि इतिहास की किताबों में पढ़ने से पूरा एहसास नहीं होता है। एक जो विजुअल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, ये इसका एहसास करा सकती है। ये बहुत आवश्यक है देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे आने वाले पीढ़ियों के हित में, हमारे सॉलिडेरिटी, फ्रीडम, लिबर्टी और नेशन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत आवश्यक है। यह खेद की बात है कि इसको पूरा अहमियत नहीं दी गई जो ये डिजर्व करती है। बिल्कुल। शर्मा जी, इसी विषय पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं ये मानता हूं चौणके जी कि भारत के मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों के हाथ में है जिसका भारत से जीवन मरण का संबंध नहीं है और भारत की अस्मिता
उसके गौरव और उसके पौरुष और शौर्य के लिए उनके पास समय अधिकतर नहीं निकलता। आप 65 के युद्ध की ही बात करते हैं, दूसरे युद्धों में भी जो पराक्रम आपकी सेनाओं ने दिखाए हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए जो बाहर जाकर उन्होंने पराक्रम दिखाए हैं, कहीं भारत में उसके विषय में अधिक बात होती नहीं। बिल्कुल। और ना वो प्रिंट मीडिया में होती है और ना वो हमारे डिजिटल मीडिया में होती है। बिल्कुल। इसकी बड़ी भारी, और मैं ये नहीं कि आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे हर्ष है कि आपके चैनल ने इस बारे में ये विशेष कदम उठाया है और आशा है कि आप इस प्रकार बिल्कुल। के हमने तो चैनल ही इसलिए शुरू किया है और हमारा स्लोगन है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। आज इस शो के पहले मैं एक अधिकारी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि कल 2 दिन पहले की घटना है कि हमारे एक जवान ने 100 के करीब घुसपैठिए, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत के सीमा के अंदर घुस रहे थे कश्मीर रीजन में, उनको मार गिराया और फाइनली परसों वो शहीद हो गया। क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी भले फिक्सिंग से हो या कैसे भी खेल के हो, जब 100 रन बनाता है तो उसकी देश भर में 2-3 दिनों तक ब्रेकिंग न्यूज से लेकर सेलिब्रेशन होती है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर बहाए जाते हैं। लेकिन 100 घुसपैठियों को, देश के दुश्मनों को मारने वाले किसी सैनिक की कोई खबर नहीं लगती। ये हिंदुस्तान के मीडिया का दिवालियापन है। मिश्रा जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो हमारी सेनाएं आज के दिन में यूएन फोर्सेस में डिप्लॉयड हैं, उनको इतनी मुश्किलाहट का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास सब इक्विपमेंट नहीं होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं होती है, और वो बहुत बहादुरी से और बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक एरिया में बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनका न्यूज़, उनकी कोई भी न्यूज़ हमारे मीडिया में नहीं आती है, लेकिन किसी भी वक्त तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं, तमाम तरीके के बातें हैं। अगर कोई सिपाही वहाँ पर कोई गलती कर देता है तो वह न्यूज़, मोटी मोटी न्यूज़ हमारे अखबारों में आती है और टीवी के हेडलाइन पर आती है। लेकिन बाकी जो न्यूज़ है जिसमें बहादुरी हो रही है, सेक्रीफाइस हो रहे हैं, वहाँ पर ऑफिसर, जेसीओ, जवान उसको इतनी सख्त ड्यूटी को अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसका कोई न्यूज़ आता ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि यह उस षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें हिंदुस्तान की अगर कहीं गलती है या हिंदुस्तान के मन में कहीं पर हीन भावना पैदा करनी है तो ऐसे समाचारों को बढ़ा चढ़ा कर लगाओ, लेकिन जहां हिंदुस्तान के मन में शौर्य और सामर्थ्य तैयार हो सकता है, ऐसे खबरों को मत दिखाओ। और यही कारण है कि 65 के हमारे शौर्य को नहीं दिखाया गया। कई कॉलर भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, नमस्कार। मैं अतुल शुक्ला बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ, विगत दिनों मुझे जैसा लगता है कि याकूब मेनन पे चाहे पत्रकारिता हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, चाहे 1965 के शौर्य गाथा में, इसका रोल, एक मीडिया का रोल जो है अब एक शोध का विषय बन गया है। इस पे एक शोध होनी चाहिए और लोगों को वो दिखाया जाता है जो वो नहीं देखना चाहते हैं, जो वो नहीं पसंद करते हैं, और सही बातें छिपाई जाती हैं। इस पे एक गंभीर विषय है शोध का, ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या शौर्य दिखाया था हमारे सैनिकों ने, वीरों ने, शहीदों ने? देखिए, की हार की गम से सेना बाहर निकल ही रही थी। ऐसे ही समय में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया। सेना के पास ना तो आधुनिक हथियार थे और ना ही मजबूत नेतृत्व, लेकिन पाकिस्तान को भारतीय सेना के साहस का अंदाजा नहीं था। दरअसल आधुनिक हथियारों के मामले में पाकिस्तान भारत से 20 था। दुनिया के आधुनिक अमेरिकी पैटर्न टैंक उसके पास थे, आधुनिक लड़ाकू विमान थे, जिनके दम पर पाकिस्तान भारतीय सेना को कमजोर समझे बैठा था। कश्मीर के छंब में पाकिस्तान ने हैवी आर्टिलरी के जरिए हमला कर दिया। भारतीय सेना संकरे पुल की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में भारत ने हवाई हमला करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत कश्मीर में लगा रखी थी। भारतीय सेना को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी।
ऐसे में भारतीय सेना ने लड़ाई का दूसरा मोर्चा खोल दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रियालकोट में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हो रही थी। पाकिस्तान के पास अमेरिकी आधुनिक पैटर्न टैंक थे जो दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक कहे जाते थे। भारत के पास वही पुराने सोवियत मॉडल टैंक थे। ऐसे में सेना ने पता लगाया कि पैटर्न टैंकों की कमजोरी क्या है। दरअसल पैटर्न टैंक कीचड़ में आसानी से नहीं चल पाते थे। ऐसे में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को गन्ने के कीचड़ भरे खेतों में ढकेल दिया, जिससे वो कमजोर पड़ गए। ऐसे में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। शहीद अब्दुल हमीद को आज भी पाकिस्तान नहीं भूला है, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबा दिए थे। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 97 पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। 28 टैंकों पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा कर लिया। भारतीय सेना का मकसद था पाकिस्तान के लाहौर में तिरंगा फहराया जाए। लाहौर में हमारी फौज दाखिल होने ही वाली थी। सियालकोट पर हमारा कब्जा था। ऐसे में 20 सितंबर को यूएनओ ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। 22 सितंबर को संघर्ष विराम लागू हो गया। अयूब खान ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। सुबह हमने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें। उधर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देश के नाम संदेश दिया। My dear countrymen, at 3:30 this morning, hostilities between India and Pakistan, which began on the 5th August with an invasion of infiltrators, came to an end. सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद में दोनों देशों के बीच संधि हुई। इसमें दोनों को अपनी पुरानी स्थिति में जाने की बात की गई। इस युद्ध की कई विशेषता है। एक विशेषता तो यह है कि जो चीन के साथ हम युद्ध हारे, वो देश के तब के प्रधानमंत्री नेहरू के गलती के कारण, जो गलती यहाँ पर 65 के युद्ध में जो रक्षा मंत्री थे चौहान, यशवंतराव चौहान, उन्होंने नहीं की। चीन के साथ युद्ध के समय हमारे पास एयरफोर्स थी, चाइना के पास नहीं थी। वो जमीन पर आगे बढ़ रहा था। भारत के प्रधानमंत्री को तमाम विशेषज्ञों ने कहा कि आप एयरफोर्स का अटैक करिए, तो उन्होंने बहुत ही गलत तर्क दिया कि इससे मामला और खराब होगा, युद्ध के बाद मामला खराब होना और कहाँ बचता है। लेकिन हमारे पास एयरफोर्स होते हुए भी हमने उपयोग में नहीं लाई। और यही बात हमारे 65 के युद्ध में तब के रक्षा मंत्री ने सेना को साथ साथ सपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स को उतारा। यही बात कारगिल के समय भी हुई, तब भी एयरफोर्स को उतारा। एयरफोर्स जब भी उतरी, हम जीतने में कामयाब रहे। ये कई विशेषताओं भरा ये युद्ध, क्योंकि जब युद्ध जीता जाता है, लड़ा जाता है, ऐसे समय में कई बलिदान होते हैं, कई शौर्य होते हैं। उन शौर्य के बल पर ही अगले सैनिक अपने बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे देश के मीडिया में इस शौर्य को दिखाने की औकात नहीं है। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, इस युद्ध के शौर्य के तौर पर भी, स्ट्रेटेजिक भी क्या मायने थे? मैं समझता हूं कि इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि 62 में जो भारतीय सेना का राजनीतिक नेतृत्व था वो बहुत ही विफल रहा था। और दूसरा, भारतीय सेना के पास साजो सामान ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि हम हायर एल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ सकते थे। और उसका नतीजा यह हुआ था कि हमको बड़े रिवर्सेस हुए थे, और वो रिवर्सेस पाकिस्तान ने रजिस्टर कर लिया था। आज भी उनके नेता और उनके फौजी अफसर जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम उसी वक्त 1962 में आपके ऊपर चढ़ाई करते तो आपको हम विध्वंस कर देते। तो ये जो मामला था 1962 के बाद से और 1965 तक, इस पूरे दरमियान, इस पूरे टाइम को अयूब खान ने इस ऐसे इस्तेमाल किया कि जिससे कि वो अपनी सेना को बिल्डअप करें। उन्होंने सेबर जेट्स मंगाए, काउंटर बम्बार्डमेंट के तमाम इक्विपमेंट मंगाए, उन्होंने बढ़िया राडार मंगाए, सेबर जेट मंगाए, सब अमेरिका से पूरी चीज़ों को मंगाया। और उनकी आर्मी काफ़ी इक्विपमेंट के हिसाब से बड़ी एडवांस थी। भारत में 62 के बाद, क्योंकि मैं 62 के भी लड़ाई में था, और 62 के बाद हम लोगों ने भी, हमारी सेना ने भी
ट्रेनिंग शुरू किया, लेकिन इक्विपमेंट के मामले में हमारे पास फिर भी वही इक्विपमेंट थे। जैसे हमारे पास सेंचुरियन टैंक थी जो ब्रिटिश मेक थी और पेट्रोल से चलती थी। हमारे पास शर्मन टैंक थी जो कि बहुत ही कमज़ोर टैंक थी और जिसमें जो गन थी, पैटर्न की गन 100 मिलीमीटर की थी, इसकी गन बहुत कमज़ोर थी। AMX टैंक थे जो कि कहीं बैटल फील्ड पर सेकेंड वर्ल्ड वार विंटेज के थे। PT-76 का एक रेजिमेंट आई थी, लेकिन PT-76 एक फ्लोटिंग टैंक है तो उसके कोई मायने नहीं होते। हमारे पास इक्विपमेंट तकरीबन वही रहे जो कि पहले थे, कुछ इजाफा हुआ था। तो इन सब बातों को लेते हुए जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने 3 साल तक इक्विपमेंट के हिसाब से, अपने टैक्टिक्स के हिसाब से इतनी तैयारी की, तो हम ये समझते हैं कि शायद इंडियन आर्मी के जो मुराल था, इनका जो हौसला था और इनकी जो देशभक्ति थी, इसकी प्रेरणा की वजह से हम लोग अच्छा लड़ पाए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी साजिश की थी। पाकिस्तान ने ऑफ जिब्राल्टर एक इजाद किया था। उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान उनके प्रेसिडेंट थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके चीफ एडवाइज़र थे। और आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान निस्तनाबूद हो जाए। तो वो जो ऑफ जिब्राल्टर उन्होंने तैयार किया था, उसमें 20 से 22 हज़ार चुनिंदे सैनिक उनको इन्फिल्ट्रेट किया गया और उनको कश्मीर में भेजा गया। उनको ये कहा गया कि वहाँ पर आप बगावत को इंसाइट करो और जो ऐसी पोस्टें हैं कमज़ोर हैं उन पर कब्जा कर लो, जिसके वजह से वहाँ की आवाम खड़ी हो जाएगी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और हमको कामयाबी मिलेगी। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर गुजरात में, कच्छ में ऑपरेशन शुरू किया, हमारी चौकियों को पकड़ लिया। ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी और जो गुजरात में, कच्छ में ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी, इस टैक्टिक्स के तहत वो ये चाहते थे कि हमारी सेनाएं उस तरफ डिप्लॉय हो जाएं, कश्मीर में और पंजाब में कुछ न हो। बेसिक उनका एम था कश्मीर, और कश्मीर को के एम के लिए उन्होंने छमजोड़ियाँ शुरू किया जम्मू से। तो उस एरिया में हमारी कोई फ़ौज न रहे और हम वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएं, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। वो ऑपरेशन अप्रैल मई में शुरू किया और फिर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने इंटरवीन किया और हमारी दोनों की सेनाएं वापस हो गईं। लेकिन बाद में हम लोगों को जब ये पता लगा कि वहाँ पर सरप्राइज एक्शन ऑफ जिब्राल्टर ऑलरेडी शुरू हुआ है, तब हम लोगों ने, इंडियन आर्मी ने नए फ्रंट खोले। तो इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये अलाउ किया कि भारतीय सेनाएं और भारतीय सेना के कमांडर, इनको पूरी छूट दी जाए और ये प्लान करें ऑपरेशन जिससे कि हमारे देश को नुकसान न हो और हम दुश्मन का मुंह तोड़ सकें, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें, ये एक बड़ी कामयाबी थी। और मैं ये समझता हूँ कि इंडियन आर्मी काबिले तारीफ है। आप जो बात कह रहे हैं, इसी बात को वहाँ के एयर कमांडेंट कैसे कहते हैं? देखिए पाकिस्तान एयर कमांडेंट की ये प्रतिक्रिया। वॉर में जो पाकिस्तान और इंडिया की हुई, क्या ये जंग नागुज़ीर थी या इसको अवॉइड किया जा सकता था? नहीं, हमने बड़ी हमाकतें की हैं। असल में जो 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के लड़ी हैं वो हमने शुरू की है। हिंदुस्तान ने पहला हमला नहीं किया। 65 की जहाँ तक वॉर का ताल्लुक है, अयूब खान के फैसला किया और फॉरेन ऑफिस ने उसको एडवाइस किया कि आप अगर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जम्मू का एरिया है उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने वो कंट्रोल कर लिया तो कश्मीर में भी मुस्लिम आबादी जो है वैली में, वो बगावत करेगी और हम कश्मीर हमें मिल जाएगा। अयूब खान ने ये बात मान ली और फैसला किया कि वो इस ऑपरेशन को लॉन्च करे। मैं एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ था 15 जुलाई तक, 65 तक, और मुझे इसका कोई इल्म ही नहीं था। एयरफोर्स से ये ऑपरेशन सीक्रेट रखा गया। उनका ख्याल था कि ये जो लोग हैं एयरफोर्स वाले शायद ये कोई लीक ना कर दे, कम लोगों को पता हो तो बेहतर है। मुझे बिल्कुल कमांडर इन चीफ की हैसियत से इल्म ही नहीं था। तब की राजनीतिक स्थिति और तमाम अभी और भी पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाते जाते एक देशभक्ति पर की।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने 65 के युद्ध को लेकर आए हैं, और इस युद्ध के प्रति भारत का मीडिया और हिंदुस्तान का सोच रुख क्या होना चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, और उसके लिए हमने हमारे स्टूडियो में दो विशेष मेहमानों को बुलाया है। दोनों ब्रिगेडियर थे और उसमें से मिश्रा जी प्रत्यक्ष इस युद्ध में भी थे। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, आप इसको प्रेरणा देने के लिए इस युद्ध के कौन सी घटनाओं को याद करेंगे? मैं पहले जो ब्रिगेडियर मिश्रा ने कहा है उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। केवल इतना ही नहीं कि उस वक़्त पाकिस्तान के पास अमेरिका द्वारा दिए गए बहुत हथियार थे, साथ भी उनको चीन की तरफ से बहुत इंस्पायर किया गया। 62 के युद्ध के बाद 63 में ही पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड जो जिस पर कब्जा किया हुआ है JNK का, उसका बड़ा भाग चीन को दे दिया था। और चाउ एन लाई ने उस वक़्त के प्रेसिडेंट को ये कहा कि आप एक बड़ी मिलिशिया इकट्ठी करिए और उस मिलिशिया के द्वारा कश्मीर वैली में लड़ाई कीजिए। ये हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो उस वक़्त भारत ने युद्ध लड़ा वो न केवल पाकिस्तान से लड़ा बल्कि चीन की रणनीति और अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों के बावजूद लड़ा। और इन तीनों शक्तियों के इकट्ठे होने पर भी हमारे पराक्रम से जो फल निकले उसको हाईलाइट करना, उसको दृष्टि में लाना मीडिया का कार्य है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, जब ये अभी जो बता रहे थे ना इनके जो एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ कि मुझे मालूम तक नहीं था, जब ये प्रपोजल भुट्टो ने जो उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, अपने प्रेसिडेंट को रखा, तो ये रिकॉर्ड पे है, लिखा हुआ है। तो उस वक़्त अयूब खान ने लिखा कि अगर मैं ये जो उनके शब्द दोहरा रहा हूँ, जिसका करारा जवाब हिंदुस्तान की सेना ने दिया और अब्दुल हमीद ने दिया, ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। उन्होंने ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड फाइल पे कि हिंदू को अगर कहीं 2-4 बार उनका मनोबल तोड़ने के लिए टकराव किया गया तो वो जल्दी ही युद्ध छोड़कर चले जाएंगे। इस प्रकार के शब्द उन्होंने लिखे जब उन्होंने सैंक्शन किया कि ये 65 वार का ऑपरेशन, जिसके 2 भाग थे, एक जिक्र किया इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर और एक आपने जो जिक्र किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जो वो अखनूर तक आए और अखनूर के ब्रिज पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसलिए आज इस बात के इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम एक सच्ची तस्वीर उस युद्ध की, उस युद्ध के कारणों की और उस युद्ध में शहीद हुए लोगों के पराक्रम की। इतना कुछ हमारे विरुद्ध होते हुए 62 से हम निकले भी नहीं थे, 65 में हम रीऑर्गेनाइज कर रहे थे और 62 के बाद में एक बड़ी चेंज आई कि हमारे सारे सेना का जोर चीन के खिलाफ हुआ। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ हमारा थोड़ी तैयारी कम थी। ये सब होते हुए भी अगर भारतवर्ष ने इस प्रकार का पराक्रम दिखाया, आज तो पाकिस्तान में सब खुले तौर पे कहते हैं कि 1965 के युद्ध का 65 का युद्ध पाकिस्तान की भारी गलती थी और पाकिस्तान को इस पे करारी चोट पड़ी थी। इसलिए इन बातों और ये भी कहा गया कि 62 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ उसमें जो हमारे पराजय हुआ, लेकिन हम 65 के युद्ध से दुनिया भर में एस्टेब्लिश हो गए कि हमारे में शौर्य है, हिम्मत है और भारतीय सेना जीत सकती है। एशिया में इसको ताकत के तौर पर भी माना गया। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर, मैं अमन जैन बोल रहा हूँ। 1965 के युद्ध में हमारी मातृभूमि के लिए लड़ने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करता हूँ। हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और साहस बहुत ही प्रेरणादायक है। वे हर बाधा को पार कर जीते और भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा की। हमारे देश को सुदर्शन न्यूज जैसे चैनलों की बहुत जरूरत है, जो सच दिखाते हैं और राष्ट्रवादी एवं देश हित की खबर दिखाने के चटपटे खबरों पर ध्यान देती है। ऐसे न्यूज चैनल नहीं होने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हम कारणों पर भी नजर डाल देते हैं जो आपने अब तक भेजे हैं।
मीडिया के शहीदों के प्रति बेरुखी, मीडिया टीआरपी के नाम पर शहीदों के सम्मान में होने वाले प्रोग्राम का ना दिखाना बताता है कि मीडिया किस ओर जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मीडिया राष्ट्रवादी रह गया है? युद्ध जीत को भुला दिया जाना। कई तो ऐसे भी तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं भारत 1965 का युद्ध जीता ही नहीं था। क्या ये लोग ऐसा करके भारतीय सेना का मनोबल कम नहीं कर रहे हैं? भारतीय सेना के साहस को नकारा जाता। 1965 का युद्ध ऐसा था जिस समय पाकिस्तान काफी मजबूत था, उसके पास आधुनिक हथियार थे, अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी के सामने पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर प्रधानमंत्री मानना, पाकिस्तान ने भी ऐसा ही मान लिया और भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन शास्त्री ने बिना वक्त गवाए सेना को पश्चिमी ओर से हमला करने की इजाजत दे दी। इसके बाद शास्त्री का राष्ट्रवादी चेहरा सामने आया। देशवासियों को जाबाज शहीदों की कहानियों से दूर करना। देश के जाबाज सैनिकों ने टैंक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन हम अपने साहसी योद्धाओं की कहानी अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में जो मीडिया है वो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व का जो झूठ है उसको कभी कभी कैसे एक्सपोज करता है, इसका भी एक उदाहरण हम पाकिस्तान के टीवी चैनल का वीडियो दिखाकर करते हैं। हमारे यहाँ तो विजय होने के बावजूद हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। हमारा शौर्य था, विजय था, समर्पण था, त्याग था, बलिदान था, लेकिन हम फिर भी उसको उतना सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। इस युद्ध को हारने के बावजूद पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है। क्या कहता है वहाँ का मीडिया? देखिए, वो अगर 1 महीने की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं तो हमने भी सेलिब्रेशंस शुरू किए हैं, हो गई हैं, बल्कि 1 को इफेक्टिवली और 6 को जो है फुल स्विंग जो है हमारी सेलिब्रेशंस जो हैं। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि हम उस दफा के साथ जो है जो हमने 1965 में किया, अपने मुल्क का, अपने वतन का, अपनी सरजमीन का, वो दोबारा हम रिन्यू कर रहे हैं प्लेज के हमारे ऊपर। अगर फिर कोई किसी वक्त खाया साहब, मुझे ये बात बताइए कि ये जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तारीख में जब हम जाते हैं तो तारीख से हमको कुछ सबक भी सीखना ज़रूरी है। 6 सितंबर को इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले जो ऑपरेशन जो है वो हुआ, वो ऑपरेशन, और उस ज़माने में ये सीज फायर लाइन थी, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं थी, और इट वॉजंट अ रिकग्नाइज्ड लाइन। कश्मीर वॉज एंड रिमेन्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। लेकिन जो हमला हुआ वो हमारी तरफ से शुरू हुआ और उसके बाद इंडिया ने उसका रिटेलिएट किया। आपने ये कहा कि अगर जंग हम पे मुसल्लत की गई, बट द फैक्ट इज कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं उसका जवाब आता है, तो वो जवाब जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ने उसको सिर्फ कश्मीर में कन्फाइंड रखना था। उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हमला किया। मेरा कहने का मकसद यह है कि जब हम ये सेलिब्रेशंस करते हैं तो साथ ही साथ हमें थोड़ा सा तारीख का मारूजी जायजा लेने की भी ज़रूरत है। वुड यू एग्री विद मी? मैं उससे जो है वो इख्तिलाफ नहीं कर सकता, लेकिन ये बात जो है, कश्मीर जो है एक सिमरिंग या एक ऐसा जख्म है जो भर नहीं रहा, बल्कि वो जख्म जो है बिगड़ता जा रहा है। कश्मीर के लोगों का ये राइट है कि वो इस्तिस्वाब जो है उसका राइट जो है उसको एक्सरसाइज करें, उसमें कोई दो राय नहीं पाई जाती। अगर वहाँ पे जो है वो वहाँ पे कोई मूवमेंट चलती है, यहाँ पे अपराइजिंग होती है, तो वो उसको हमारे ऊपर ब्लेम कर देना। आप देखें, ये बिल्कुल कन्वर्सली अगर आपका मैं आर्गूमेंट देखूं तो जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं या जो दहशतगर्दी के लिए कर रहे हैं या जो रॉ जो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा है, आपके ख्याल से वो हमें राइट देता है? विल यू गिव अस द राइट टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इन रिटेलिएशन ऑफ दैट? विल यू? बीडी मिश्रा जी, मतलब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हमेशा की पाकिस्तान की वृत्ति रही है। और अभी भी कल परसों ही उन्होंने कश्मीर के विषय में भारतीय सेना की कंप्लेंट की है सुरक्षा परिषद में, लेकिन वहाँ का मीडिया तो कम से कम उनके झूठ को एक्सपोज करा है। हमारे यहाँ तो हमारे सत्य को, तथ्य को, विजय को, शौर्य को भी नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान हमेशा इनकी आर्म फोर्सेस पाकिस्तान डिफेंस डे ये सेलिब्रेट करती हैं और ये कहते हैं कि ये 65 लड़ाई में जीत गए थे, जबकि तथ्य ये है कि इनका जो सबसे स्ट्रेटजिक एक हाइट थी हाजी पीर पास,
जो कि पुंछ को और उरी को कनेक्ट करती थी बिफोर 1947। वहाँ से एक प्रॉपर रोड थी और उसका जो कंट्रोल पॉइंट था, जो दर्रा था, उसको कंट्रोल करने वाले एक हाइट थी हाजी पीर पास, जिसको 1947-48 में पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था। हमारी फ़ौज उसको अटैक करने वाली थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस पर सीज़ फायर एक तरफा डिक्लेयर कर दिया और उरी पर ही हमारी फ़ौजों को रोक दिया। नहीं तो हम मुजफ्फराबाद तक चले जाते और हम लोग ऊपर की पहाड़ी से नीचे रोल कर रहे थे और वो मुजफ्फराबाद जो सीमा थी महाराजा हरी सिंह के JNK की, जो कि उन्होंने एक्सीड कर दिया था इंडियन यूनियन को, वो हम पकड़ लेते। लेकिन उस वक़्त इतनी बड़ी गलती हुई जवाहरलाल नेहरू से, बावजूद इसके कि जितने भी हमारे आर्मी के कमांडर थे वहाँ पर, करियप्पा, थिमैया, यासीन आगेश, सबने उनको कहा कि पंडित जी ये गलत है। उन्होंने सबको ओवररूल कर दिया। पता नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि माउंटबेटन ने उनसे ये कहा कि जो हम लोगों ने एक राष्ट्र क्रिएट किया है पाकिस्तान, अगर मुजफ्फराबाद तक जाओगे तो ये राष्ट्र ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो कॉमनवेल्थ की वजूद थी वो शायद ख़त्म हो जाती, और इसको देश हित के खिलाफ उन्होंने माना। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन हमारे यहाँ उस गलती को आज के दिन में इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, किताब में पढ़ाया जाना चाहिए, और यह होना चाहिए कि उस लेवल के लीडर को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिसके वजह से देश 7 दशकों तक भोगता रहे। पता नहीं कब तक हम इसके प्रॉब्लम को भोगते रहेंगे। बिल्कुल। अभी भी हम पाकिस्तान से जब भी बात करते हैं तो हम फिलहाल जो हमारे कब्जे में कश्मीर है उसकी बात करते हैं, जो हमारा उनके पास है उस विषय में आज भी बात नहीं होती। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने 65 के युद्ध को लेकर आए हैं। हमारे साथ 2 पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए, जिसमें से BD मिश्रा जी ने प्रत्यक्ष इस युद्ध में भी भाग लिया था। मैं शर्मा जी के पास चलूंगा। शर्मा जी, शौर्य की बातों को हम आगे बढ़ाएं जिससे कि हिंदुस्तान की वर्तमान पीढ़ी को और ज़्यादा जानकारी और प्रेरणा मिले। आप सही कह रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने एक योजना रखता हूँ। हमने पिछले 2 वर्ष में इस बात का अनुभव किया है, उसके आधार पर, उसमें अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार हमारा मिशन स्वच्छता चला है और पूरे राष्ट्र में जागृति हुई है स्वच्छता के प्रति, इसी तरह से एक मिशन भारत गौरव के नाम से चले और आपके पास संसाधनों की, ना ह्यूमन रिसोर्सेज की, ना किसी प्रकार की कमी नहीं है, और जानकार और सत्यनिष्ठ लोगों की टोलियां बने जो स्कूलों, विद्यालयों और युवा पीढ़ी के सामने इसकी चर्चा करें। सरकार के नाम से नहीं, सरकार के नाम से अलग। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो 2 विषयों पर बहुत जल्दी जुड़ने का साहस भी रखती है और इच्छा भी रखती है। एक है भारत की सुरक्षा और दूसरा है भारत की संस्कृति। यदि संस्कृति और सुरक्षा के आधार पर हम किसी भी मंच से लोगों से बात करना चाहते हैं तो वो उन विषयों को सुनकर और उन पर काम करने का मन बनाते हैं। इसलिए अगर इस प्रकार का एक मिशन चलाया जाए। नहीं, मैं आपको ये कहता हूं शर्मा जी, इस पे कोई पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं। इस चैनल का चेयरमैन होने के नाते मैं लाइव में आपके साथ हूं, और इसको आज से हम घोषित करते हैं, आज की इस पावन दिवस पर संकल्प लेते हैं कि इस अभियान को सुदर्शन चैनल चलाएगा। देश भर के जो भी पूर्व सैनिक, रक्षा विशेषज्ञ, इतिहास के जानकार,
सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमको इस विषय में अपना समयदान दे। हम इस कैंपेन को अपने चैनल से भी, और जैसा कि शर्मा जी कह रहे कि स्कूलों में, कॉलेजों में और इस देश के युवाओं में चलाएं, इसके लिए हम तैयार हैं। हाँ, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, बिल्कुल आश्वासन देता हूं आपको। बिल्कुल, इस कैंपेन को हम चलाएंगे, क्योंकि कोई करे ना करे पहले हम करेंगे, इस पर हमारा हमेशा भरोसा रहा है। और इसलिए भारत के गौरव की गाथा हिंदुस्तान के सामने लेकर जाने की, और खास करके वो भी सेना और सुरक्षा, इस विषय की, इस कैंपेन का संकल्प, जो इच्छा यहाँ पर शर्मा जी ने व्यक्त की है, सुदर्शन इसको हिंदुस्तान तक लेके जाएगा। परिणामों पर नजर डालते हैं कि जो जिस प्रकार का आज हम चर्चा करें, इन सारी चर्चाओं का ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होगा। सेना के साहस को याद नहीं किया जाएगा। हर देश अपने सैनिकों को देश की रक्षा के लिए याद करता है, उसमें सरकार और मीडिया समान रूप से भागीदारी करते हैं, मगर हमारे कुछ मीडिया संस्थान विजय दिवस को स्थान नहीं दे रहे हैं। युद्ध की जीत पर सवाल उठने लगेंगे। हमने पाकिस्तान की 1800 वर्ग मीटर जमीन अपने कब्जे में ले ली, हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई, लेकिन कुछ लोग फिर भी ये कह रहे हैं ये युद्ध भारत ने नहीं जीता। सेना का मनोबल कम होगा। जिस भारतीय सेना ने अदम्य साहस के जरिए पाकिस्तान को मात दी, अगर उनके सामने ये कहा जाए आप युद्ध नहीं जीते, तो उन्हें कैसा लगेगा। जिस सेना ने सीमित संसाधनों के जरिए पाकिस्तान को हराया, क्या वो ऐसा सुन पाएगी। सेना की वीर कहानियां हमारे बच्चों को नहीं पता चल पाएंगी। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सेना की वीर गाथाएं बताते हैं। कुछ लोग तो देश में ऐसे हैं जो सेना पर ही सवाल उठाते हैं। दुश्मन फिर सेना को कमजोर समझ सकता है। अगर हम ही अपनी सेना को वो सम्मान नहीं देंगे जिसकी वो हकदार है, तो दुश्मन को लगेगा सेना पर लोगों का विश्वास नहीं है। ऐसे में फिर से पाकिस्तान सेना को कमजोर समझने की भूल कर सकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं करनाल से शोभा बोल रही हूँ। हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब ये टाइम आ गया है कि हम मीडिया को चकाचौंध के बजाय थोड़ी, जब इनको ट्रेनिंग देते हैं तो इनको थोड़ी सी नैतिक शिक्षा के बारे में भी बताएं, उनको बताएं अपने देश की जो पुरानी गाथा है उसके बारे में। और ये टाइम समय आ गया कि जो हमारी नीति और नियति बदल गई है, उसके लिए हम स्कूलों में दोबारा से नीति शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों का दोबारा शुरुआत उनकी करवाएं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं विनय अग्रवाल पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है, जिस तरह से कष्ट का हिस्सा जिस तरह से पाकिस्तान ने हमसे छीना, हमने भी एक बार पाकिस्तान से उसका हिस्सा छीना था, लाहौर। तो हम लोग लाहौर उसको नहीं देते, तो अपना जमीन का हिसाब बराबर रहता, और या तो डिमांड करते गुलाम कश्मीर हम लोग को वापस दो, और उसके हम लोग कष्ट का हिस्सा। ये इंदिरा गांधी भूल था, जो इंदिरा गांधी जब से कांग्रेस बना है आजादी के नाम पे हम लोग को। बीडी मिश्रा जी, बहुत बार या ये हमेशा चर्चा होती है कि हमारे सैनिक तो सीमा पर युद्ध को जीतते हैं, लेकिन हमारे राजनेता टेबल पर युद्ध में हारते हैं। मैं आपको हिस्ट्री की बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, जो कि भारत के इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले 14 अगस्त को शुरू हुआ 1947 में और आज तक चल रहा है। इसमें मुझे यह लगता है कि शायद जब हमारे देश के स्वतंत्रता की बुनियाद पड़ी, और उस वक्त जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उस दिन से बड़ी गलतियां हुई हैं। पहली बात तो यह है कि कोई औचित्य नहीं था कि लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ रखा जाता, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया उनको ही कंटिन्यू किया जाता। यह मैं समझता हूँ कि यह कोई औचित्य नहीं था। इसका कारण, इसके जो परिणाम थे वो ये हुआ कि उस वक्त पाकिस्तान में जनरल मेसर्वी उनके कमांडर थे, कमांडर इन चीफ, और इंडिया में लोखर्ड, जनरल लोखर्ड हमारे कमांडर इन चीफ थे। दोनों आदमी लॉर्ड माउंटबेटन के नीचे काम किए थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हुई 1947 में, तो जाहिर सी बात है कि दोनों उनके उनके मादरे जवान एक, उनके नीचे काम किए हुए, वहीं के रहने वाले, वहीं पर वापस जाने वाले लोग इनके दबाव में पूरे थे।
ऐसी परिस्थिति में जब दोनों देशों में लड़ाई हो रही है तो क्या यह उचित है कि एक ऐसे आदमी को हमारा गवर्नर जनरल बने जो कि उस देश के जनरल को भी कोई हुक्म दे सके और हमारे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके बाद, इसके पहले जो आकेनलेक थे, फील्ड मार्शल आकेनलेक, जो यहाँ पर दोनों देश, जब दोनों देश एक थे, उसके जो कमांडर इन चीफ थे, उनका लॉर्ड माउंटबेटन से बहुत विरोध था। वो ये चाहते थे कि भारत का बंटवारा होने के पहले ब्रिटिश ट्रुप्स यह इंश्योर करें कि कोई भी वहाँ पर कत्लेआम न भारत में होगा न पाकिस्तान में होगा, और जो लोग एक दूसरे देश में जाना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा हो। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको माना नहीं, न इस बात की जहन जवाहरलाल नेहरू को आई। और हुआ क्या कि बाद में जब लोखंड चले गए और उसके बाद जब जनरल बूशर यहाँ के कमांडर इन चीफ बने, तो उन्होंने वहाँ के कमांडर इन चीफ ग्रेसी को यह कहते हुए पकड़े गए, फ्रेंच में ग्रेसी से बात कर रहे थे कि भारत में जो सरदार पटेल हैं वो हैदराबाद में पुलिस एक्शन करना चाहते हैं। उनको यह पहले सूचना दी गई थी, और ये जब पकड़े गए लोखंड तो उनको रिजाइन करना पड़ा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो बुनियाद डाली गई भारत की, और जो उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, बहुत बड़ी गलतियां की थी। आज की लीडरशिप इस बात पर अलर्ट रहे, हमारे देश के लोग इसको समझें। चलिए, फिलहाल तो प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया है कि सीमा पर अगर कुछ भी होता है तो हमारे दिल्ली के आदेश या किसी दिल्ली के आदेश की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। रक्षा मंत्री भी यही बात कर रहे हैं और सेना इसका सही जवाब दे भी रहे। मैं आप दोनों का आभारी हूं कि आप यहां पर आए और समय निकालकर हिंदुस्तान के सामने हिंदुस्तान की शौर्य की गाथा हमारे वीरों की बताई। समय की कमी के कारण यह मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस विषय को सुदर्शन चैनल के द्वारा विभिन्न मार्गों से आपके पास विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हम आगे लेके चले। आज के कार्यक्रम में शर्मा जी ने जो बात को कहा है, बी.आर. शर्मा जी ने, कि हम भारत की गौरव गाथा हिंदुस्तान के सामने लेकर जाए, उसके लिए सरकारी फोरम की यूज करने की आवश्यकता नहीं। तो मैं हिंदुस्तान के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संस्थाओं को, इस विषय में सहभागी होने वाले लोगों को हमसे जुड़ने के लिए अपील करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े। हम इस कैंपेन को तुरंत ही शुरू करेंगे। आज के कार्यक्रम में यही पर रुकते हैं, छोड़ चलते हैं गीत के साथ। जय हिंद। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया।